अरे आज आपको हो क्या गया है? हमेशा आपको कपड़े मैं पहनाती हूँ, बनियान से लेकर अंडरवियर तक। इसने आम से लहजे में कहा और मैं काम कर रह गया कि अब ये मुझे जेरे जामा तक पहनाएगी। भले ही यहाँ की बीवियाँ ऐसा करना अपना धर्म समझती हों, मगर मेरे लिए ये एक कड़ा इम्तिहान था। मैंने इसके हाथ से तकरीबन झपटते हुए कुर्ता लिया और इसे फुर्ती से गले में डालकर आस्तीन में दोनों हाथ दाखिल किए और फिर पजामा उठाया था कि वो बोली, लाइए मैं पहना देती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इज्जत बचाने के लिए चीख कर कहा, नहीं मैं खुद पहन लूंगा। लगता है हादसा का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ, सारी आदत बदल गई है। मैंने इसकी चिड़चिड़ की परवाह नहीं की और पजामा पहनकर आईना के सामने खड़े होकर कंघी करने लगा। मैं आईना में देख रहा था कि वो मेरी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बंद होंठों से कह रही हो, बच्चू कब तक बचोगे। मैं कंघी करके बाहर आ गया। आइए जमाई जी रसोई घर में आ जाइए, रेखा की माँ ने आवाज दी तो मैं इधर ही बढ़ गया। बावर्ची खाना में जमीन पर बराबर बराबर में दो पटरे बिछे थे। एक पटरे पर मैं बैठ गया आलती पालती मारकर। ये अंदाज मैंने जैसूर में एक हिंदू के घर में खाने का देखा था, इसीलिए ऐसे बैठा था। रेखा की माँ ने पीतल का एक गोल लोटा मेरे सामने रखा। मुझे याद था कि हिंदू खाना शुरू करने से पहले पानी का छिंटा मारकर हसार बनाते हैं, इसलिए मैंने भी चुल्लू में पानी लेकर निस्फ दायरा में छिड़का। माँ ने पीतल की थाली सामने रखी, फिर इसमें रोटी और सालन डाला। मैं कई दिन का भूखा था, खूब सेर होकर खाया। खाने से फारग होकर मैंने बाहर जाने पर गौर किया, क्योंकि मैं इलाके को पहचानना चाहता था। मैं इस वक्त किस इलाका में हूँ और यहाँ से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। मैं अभी आंगन में निकला था कि रेखा ने कहा, जीजा जी ये दरवाजे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? घर में जी होल रहा है, मैं जरा बाहर की ताज़ा हवा ले लूँ। मैंने कहा, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं, बाहर ना जाएं। इसीलिए तो जाना चाहता हूँ कि बाहर की हवा में कैसा लगता है। अगर कमजोरी महसूस हुई तो लौट आऊंगा। वैसे भी मैं इतना तो कमजोर नहीं हूँ। आप बजरंग बली हैं, मगर ये भी तो सोचिए, कई दिन की बेहोशी के बाद कल होश आया और आज मटर किश्ती के लिए निकल पड़े। आराम करिए, आराम। तजर्बे के तौर पर जा रहा हूँ, बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होने का, कहकर मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सड़कें छोटी और कम कुशादा थी, अतराफ में दुकानें भी थी, मगर इनमें सजावट नहीं थी, बस यूं ही दुकानें थी। इन दुकानों पर बोर्ड भी लगे थे, मगर मैं पढ़ने से कासर था, क्योंकि वो बंगला में थे। मुझे बंगला पढ़ाया नहीं गया था, मगर मैं समझ सकता था। कुछ दूर जाने के बाद एक दुकान पर इंग्लिश में लिखा नजर आ गया और तब मैंने जाना कि इस शहर का नाम बिनगांव है और ये सूबा मगरबी बंगाल का शहर है। मुझे हैरत का जबरदस्त झटका लगा कि मैं जिस घर में हूँ वो लोग तो उर्दू बोल रहे हैं, जबकि मगरबी बंगाल की जुबान भी बंगला है। इसका मतलब क्या है? कहीं यहाँ की सीआईडी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया है और वो समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई अहम राज है। इसी राज को हासिल करने के लिए इन्होंने ये चाल चली है। हर मुल्क का महकमा खुफिया इस तरह की चाल चलता है कि आम आदमी चकरा कर रह जाए। दुश्मन को बेखबरी में रखने के लिए जाल दर जाल बुनते हैं और फिर दुश्मन इस जाल में उलझकर पकड़ में आ जाता है। मेरे गिर्द भी ऐसा ही जाल बुना गया है। इस जाल का तोड़ क्या हो, मैं इस पर गौर करता हुआ चलता चला जा रहा था कि एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। आनंद जी, आप अब और आगे मत जाएं, चलिए मैं आपको घर छोड़ आऊं। इसका इस तरह रोकना मेरे शक को तकवीत दे गया कि मेरा ताकुब हो रहा है, मुझ पर नजर रखी जा रही है। तभी तो इस शख्स ने मुझे आगे जाने से रोक लिया है। मैं शशोपंज में गिरफ्तार खड़ा था कि इस शख्स ने कहा, क्या सोच रहे हैं, जल्दी चलिए, मगर ये तो बताइए आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये कोई शराफत तो नहीं हुई? मेरे लहजे में बरहमी थी। आनंद बाबू, आप बीमार हैं, आपको आजाद छोड़ना खतरनाक है ना? इसने कहा और मेरा हाथ थाम लिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं इसके साथ चल पड़ा। अभी हमने आधा रास्ता तय किया था कि सामने से आते हुए एक शख्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या खबर, कैसे हैं? मैं इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ खड़े शख्स ने कहा, आनंद बाबू, इसी ने आपको पानी से निकाला था। आप बहते चले जा रहे थे कि इसकी नजर पड़ गई और इसने नदी में छलांग लगाकर आपको बाहर निकाल लिया। ये तो आपको पहचानता नहीं था। इत्तेफाक से मैं एक काम से नदी की तरफ चला गया था। इसने पानी से बाहर निकालकर आपको जमीन पर लटा रखा था। लोग पहचानने के लिए दायरा बनाए खड़े थे कि मैंने पहचान लिया और रेखा को आकर खबर कर दी। सावंत जी फौरन भागते हुए गए और तुमको उठा लाए। अच्छा, वो आप थे? मैंने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ा दिया। इसने हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हमार नाम बांछा राम, बाजारे अमार
माछेर दुकान, कोनो दिन आशीन। मेरा नाम बंछाराम है, बाजार में मेरी मछली की दुकान है, किसी दिन आइएगा। निचुए निचुए, जरूर जरूर, मैंने कहा। मैं 2-4 लफ्ज जानता था, वही बोल दिया। मुझे किस्मत की देवी पर हंसी आती थी कि वो कैसे कैसे खेल खेलती है। मैं बंगला से नाबल्द, इसीलिए मुझे पनाह मिली तो ऐसे घर में जो हिंदी बोलता था। अगर यही कहानी किसी बंगला बोलने वाले के घर में होती तो ज्यादा परेशानी की बात हो जाती। कुछ भी हो, बात वैसे भी उलझी हुई थी। पनाह हासिल तो कर ली थी, मगर यही पनाह मेरे लिए जंजीर बनती जा रही थी। इसीलिए इसके आगे बढ़ते ही मैं भी आगे बढ़ गया। मैं अभी घर जाना नहीं चाहता था, मगर वो हमजाद की तरह मेरे सर पर मौजूद था। मैंने इसको जांचने के लिए कहा, आप करते क्या हैं? बाहर पुलिस में हूँ, इन दिनों छुट्टी पर आया हूँ। इसने कहा तो मैं अंदर से सहम गया कि जरूर कोई बात है। यहाँ की CID मेरे पीछे लग चुकी है। अगर यहाँ का महकमा खुफिया पीछे लग चुका है तो इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। अगर कोशिश करूंगा तो मजीद गलतियाँ गले पड़ सकती हैं। इसलिए खामोश रहकर तमाशा देखना ही अक्लमंदी है। इसलिए मैंने इसे टोकने से बेहतर यही समझा कि घर वापस जाना ही बेहतर है, और मैंने वापसी का इरादा जाहिर किया। वो तो जैसे इंतजार ही में था। हम वापस चल पड़े। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली था, ना तो रेखा थी और ना शोलिखा, इसलिए अंदर जाकर लेट गया। आराम की तलब किसे नहीं होती। कुछ ही देर में आंखें बंद होने लगी और मैं बेखबर सो गया। तकरीबन शाम के 7 बजे रेखा ने मुझे बेदार किया। क्या हाथी घोड़ा बेचकर सोए हैं? अब उठ भी जाएं। अरे शाम हो गई, कहता हुआ मैं उठ बैठा। इसके हाथ में चाय का कप था। मैंने बाहर नल पर जाकर कुली की और चाय पीने लगा। रात की आमद के साथ मेरी फिक्र बढ़ने लगी कि शोलिखा का ड्रामा फिर शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसी सोच में था कि शोलिखा ने आवाज दी, रेखा इनको बाहर ले आओ, सुनील दा आए हैं। पता नहीं ये सुनील कौन है। मैं ये सोचता हुआ बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो एक खुशपोश शख्स कुर्सी पर बैठा था। इसने मुझे देखते ही कहा, मैं तो तुम्हारे आने का सुनकर ही दौड़ा चला आया। शादी का वक्त मैं ड्यूटी पर था, फिर जितनी बार छुट्टी पर आया तुम नहीं मिले। इस बार हुस्ने इत्तेफाक के तुमसे मुलाकात हो गई। वो किसी रेडियो की तरह बोले चला गया, अरे मैंने तुमसे अपना तारफ तो कराया ही नहीं। मैं रेखा का मौसेरा भाई हूँ। सुबह तुम्हारे साथ अनिल था ना, वो मेरा छोटा भाई है। मैंने प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ दिए। अच्छा, तो वो रेखा का रिश्तेदार था जिसे मेरी निगरानी के लिए लगाया गया था, मैंने दिल में कहा। काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में इंग्लिश अखबार था। मैंने बेतकल्फी से वो अखबार लेते हुए कहा, कई दिन से मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। हाँ, क्यों नहीं, ले लो, वैसे भी मैं पढ़ चुका हूँ, इसने अखबार देते हुए कहा। अखबार लेकर मैं अपने कमरे में लौट आया। पहली ही खबर चौंका देने वाली थी। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वार जिन्हें एक कैंप में रखा गया था, इनमें से 2 फरार हो गए हैं। ये खबर मेरे दिल को लगी। मैंने सोच लिया कि मैं इन्हें तलाश करूंगा, इन तक पहुंचूंगा। इनकी मदद करना एक तरह से मेरी ड्यूटी थी। फिर वो साथ होंगे तो इस सरजमीन कफार से निकलने का रास्ता तलाश करने में आसानी रहेगी। मगर ये आसान भी नहीं था। इन दोनों को इतने बड़े मुल्क के इतने सारे शहरों में खोजना बोसे के ढेर में सुई तलाशने के बराबर था। फिर मैं इन्हें शक्लन पहचानता भी नहीं था, इन्हें कभी देखा भी नहीं था कि नजर पड़ते ही इन्हें पहचान लेता। फिर भी मैंने सोच लिया था कि इनको ढूंढ कर दम लूंगा, और इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना जरूरी था। और रेखा के घर वाले एक्टोपस की तरह चिपटे हुए थे, जबकि इनके दरमियान ना तो मेरा ईमान सलामत था और ना इज्जत। कब क्या हराम खिला दें कुछ पता ना था। ये तो मेरी अक्लमंदी थी कि अब तक खुद को बचाए हुए था। मुर्गी खुद ज़िबा करता, बकरे का गोश्त शहर के अकलौते कसाई से लेकर आता, जिस पर रेखा की माँ खूब नाक बू चढ़ाती। मैंने सुना था कि भारत भर में हिंदू कसाई नाम को हैं, फिर भी मैं ज्यादातर सब्जी खाता। रहा सवाल इज्जत का, तो वो भी अब तक महफूज थी। शोलिखा जब भी आगे बढ़ती, मैं कभी सीना पकड़कर खांसने लगता और कभी बच्ची को चुटकी काट लेता। वो उठकर आसमान सर पर उठा लेती। एक माँ के लिए बच्ची को खामोश कराना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इसके जहन से दूर हो जाता और मजे से करवट बदल कर सो जाता। हालांकि काफी देर तक मुझ पर वो वक्त बहुत भारी गुजरता, मगर ईमान तो बच जाता। बीमारी का बहाना भी काम कर रहा था। इस मकाम पर शोलिखा ही नहीं, रेखा भी पीछे नहीं थी। वो भी अपना दाव आजमा रही थी।
ابتدا میں میں نے یہی سمجھا تھا کہ سالی بہنوئی کا رشتہ مذاق کا ہے، اس لیے وہ مذاق میں آگے بڑھ جاتی ہے، ایسا برتاؤ کرتی ہے، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو میں سکتے میں رہ گیا۔ یہ راز بھی اسی نے کھولا تھا۔ وہ بھی اتفاقیہ ہوا یہ تھا کہ ہر بار کی طرح میں اس کی شرارت سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس نے راستہ روک لیا۔ وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ وہاں رکنا وہ بھی اس کے ساتھ مجھے عجیب سا لگا تھا۔ عام بنگالی گھروں کی طرح اس گھر کا بھی دروازہ سامنے سے آڑ میں تھا، یعنی دروازے کے سامنے ایک قد آدم دیوار تھی، جس کی وجہ سے دروازہ کھلتے ہی آنگن دکھائی نہیں دیتا تھا، گویا دروازے اور دیوار کے درمیان ایک گلی سی بن جاتی تھی۔ اس گلی میں ہی اس نے مجھے روکا تھا۔ میں اسے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک کر کہا، ایسا لگتا ہے مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ پھر نہایت بے حجابی سے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھا اور نہایت تیزی سے میرے چہرے پر جھک گئی۔ اس حرکت نے مجھے مزید بخلا دیا تھا۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا، میری پیٹھ دیوار سے جا لگی تھی۔ یہی ایک ایسا موقع تھا جب بہادر سے بہادر آدمی بھی چوہا بن جاتا ہے۔ میں بھی برف کا گولا بن گیا تھا، دماغ معاف، قوت سلب ہو گئی تھی، زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، یہ کیا کیا؟ جمائی دا دولہا بھائی، اتنے شرمیلے تو بیماری سے پہلے نہیں تھے، کہیں دیدی کو بھی تو روزہ نہیں کرا رہے ہو؟ اس نے بے شرمی کی حد کر دی تھی۔ میں شرم سے گڑا جا رہا تھا، جواب نہ بن پڑا تو گھبرا کر بولا، کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ ہے اتنے شریف تو کبھی نہ تھے، بھول گئے جب شانتا کی پیدائش پر ماں کے ہاتھ پیر جوڑ کر مجھے لے گئے تھے؟ مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، جب شولیکا استا چلی جائے گی تو گھر کا کیا ہوگا؟ کوئی تو ہو جو گھر کو دیکھے۔ ماں آپ نہیں جا سکتی تو ریکھا کو بھیج دیجیے۔ اور جب میں وہاں جا کر رہی تو تم نے کیا کیا، کیسے کیسے لالچ اور دھمکی سے مجھے زیر کیا، بھول گئے کتنا ستایا کرتے تھے؟ واپس چھوڑ کر گئے، پھر بھی چین نہیں تھا، مہینے میں ایک چکر ضرور لگاتے۔ اس نے میرے داہنے کان کو کھینچ کر کہا، اب یہ معصومیت کا نقاب اتار دو، دیدی ہر وقت نظر نہیں رکھتی، جب بھی موقع ملے دیدی سو جائے میرے کمرے میں آ جانا، سمجھے؟ مادورام۔ جب کوئی جواب نہ پڑا تو میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر میرے تنفس کی رفتار بے لگام رہی، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی رہی۔ کچھ بھی ہو، میں مرد تھا، نئی دلہن سے دور تھا، 1.5 ہفتہ تک دلہن کے ساتھ رہا تھا، اس لیے عورت کی اہمیت معلوم تھی، اسی وجہ سے زیادہ ڈر رہا تھا۔ شیطان کسی بھی وقت شکست دے سکتا تھا، کسی بھی وقت میرے اندر کا آدمی خدا کا ڈر بلا سکتا تھا۔ جسم کی پکار کو ختم کرنے کے لیے میں تیز تیز بھاگنے کی رفتار سے چلنے لگا۔ یہ کوئی بڑا شہر تو تھا نہیں، چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا بازار تھا۔ بازار میں چھوٹی بڑی 200-250 دکانیں تھیں، مختلف قسم کی گھریلو اشیاء کی دکانیں۔ بارڈر نزدیک تھا، بارڈر کے پار سے چھوٹے موٹے اسمگلر آتے جاتے اور کچھ نہ کچھ خرید لیتے تھے، گویا یہ بازار مقامیوں کا نہ تھا، اسمگلروں کا تھا۔ بازار کے دکاندار بھی مجھے پہچاننے لگے تھے، کئی ایک نے ہاتھ جوڑ کر پرنام بھی کیا تھا، میں نے بھی انہی کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے میں کافی دور چلا آیا تھا، تبھی میری نظر ایک چائے کی دکان پر پڑی۔ میں اس دکان کے باہر پیچھے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر چائے والے نے ایک چھوٹے سے گلاس میں چائے انڈیلی اور میری طرف بڑھا دی۔ میں نے داہنے ہاتھ سے چائے کا گلاس پکڑا۔ ہاتھ بڑھانے میں میں احتیاط کرتا تھا، کیونکہ بنگالی ہندو ہر کام میں داہنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، کھانے کی چیز کو تو کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑتے۔ چائے لے کر بیٹھا ہی تھا کہ میری نظر اخبار پر پڑی۔ یہ ایک عام سی بات تھی، چائے کی دکانوں میں اخبار ضرور رہتا ہے، کیونکہ اخبار پڑھنے کے لیے بھی لوگ چائے کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ یہ مجبوری تھی کہ میں بنگلہ پڑھ نہیں سکتا تھا، سمجھ ضرور لیتا تھا، اخبار کا لطف کیسے لوں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک نوجوان نے اخبار اٹھا لیا۔ میں اس کے اور نزدیک کھسک گیا اور بولا، بھائی کوئی خاص خبر کیا ہوگی؟ بس وہی ایک جیسی خبر، نیتاؤں کا بیان، قیمتوں کا بخان، ریپ، مرڈر اور ڈاکے کی خبر۔ اس نے ہنس کر کہا، اور کوئی خبر؟ میں نے پوچھا۔ 2 پاکستانی فوجی کیمپ سے فرار ہو گئے ہیں، اس نے کہا۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مجھے احساس کرایا جیسے میں اسی خبر کی تلاش میں نکلا تھا، اسی لیے مزید آگے کھسک گیا اور بولا، اچھا تو کیا وہ بھاگ کر پاکستان پہنچ گئے؟ خبر کے مطابق وہ بنارس کے نواح میں دیکھے گئے ہیں، نوجوان نے متن پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ بنارس تو یہاں سے بہت دور ہے، میں نے یوں کہا جیسے وہ شہر میرا دیکھا والا ہو، جبکہ میری 70 پشت میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں دور تو ہے، مگر حیرت ہے کہ وہ اتنے کڑے پہرے میں سے فرار کیسے ہوئے؟ نوجوان نے سر اٹھا کر کہا۔
खैर ये बताओ वो बनारस से निकल कर कहाँ जा सकते हैं? यूं तो आस पास बहुत से शहर हैं, मगर वो शायद ही कहीं रुके। वो सीधा पाकिस्तानी बॉर्डर का रुख करेंगे या फिर नेपाल जाएंगे। नेपाल में पाकिस्तानी सफारत खाना है, इन्हीं की मदद से वो बाहर निकल सकते हैं। नौजवान खासा तेज था। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि एक फौजी ट्रक गुजरा। ये एक मामूल की बात थी। बॉर्डर नजदीक होने की वजह से फौजी ट्रक गुजरते ही रहते थे। फिर भी मैं संभल गया। वो फिर अखबार पर झुक गया। तभी मेरी नजर एक नौजवान पर पड़ी। वो मुझे बगौर देख रहा था। चाय खत्म हो चुकी थी, अब वहाँ बैठना बेकार था, इसलिए मैं भी उठ गया और टहलने के अंदाज में आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ ही दूर गया था कि मेरी छठी हिस्स बेदार हुई। मुझे इशारा दिया कि कोई मुझे घूर रहा है। ये खूबी हर इंसान में होती है, वो नजरों की चुभन फौरन महसूस करता है। मैंने भी महसूस कर लिया था और झटके से मुड़ गया था। वही लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बॉर्डर एरिया में मुखबरों की बहुतात होती है। पुलिस के मुखबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मुखबर और फौजियों के मुखबर। शायद ये भी कोई मुखबर था और ये देखना चाहता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। बंगालियों के दरमियान एक गैर बंगाली कैसे आ गया है, यही इसके शक का मुहर्रक होगा। मैंने इस पर अचंभे से नजर डाली और गौर अंगू नामी दुकानदार की दुकान में दाखिल हो गया। ये दुकानदार रेखा का पड़ोसी था और मुझसे कई बार मिल चुका था। इसने मुझे देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। मैंने जवाब में प्रणाम किया और एक तरफ रखी बेंच पर बैठ गया। इसने फौरन ही लड़के को चाय लाने दौड़ा दिया। मैंने कनखियों से देखा, वो नौजवान लड़के के पीछे पीछे जा रहा था। मैं समझ गया कि वो इससे मेरे मतलब पूछेगा। मेरी पोजीशन मुस्तहकम थी, इसलिए मुझे खौफ ना था। वो सर पटक कर मर भी जाता तो इसे हकीकत का अदराक ना होता। मैंने मुस्कुराते हुए नजरें मोड़ ली और गौर अंगू की तरफ देखने लगा। वो बेचारा सर तपा बिछा रहा था। पहली बार इसकी दुकान में आया था, लेकिन इस इश्तियाक की वजह कुछ और थी जिसका मुझे अंदाजा था। वो रेखा की तरफ मुल्तफित था। शायद रेखा भी हो, लेकिन क्योंकि वो जिस कमाश की लड़की थी, इससे ये बाइद नहीं था। ऐसी लड़कियां हमारे पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं, क्योंकि शैतान वहाँ भी तो गुल खिलाता है। मगर मैं ऐसी लड़कियों पर हमेशा लानत भेजता रहा हूँ। खैर ये इन दोनों का फेल था। मुझे इससे क्या कि मैं तो यहाँ मुसाफिर की हैसियत से ठहरा था। आज तीसरा दिन था। किस्मत ने मौका दिया था। आज या कल मुझे इनसे पीछा छुड़ाना ही था, आगे जाना ही था। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।